छो भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। नालंदा में क्या था? विश्वविद्यालय था। पूरी दुनिया से छात्र यहाँ पढ़ने, यानी एशिया के भागों से, पूरी दुनिया से नहीं, पूरा एशिया से बहुत बहुत दूर से विद्यार्थी सब यहाँ किस लिए आता था? पढ़ने। समझ गया? तो उसी का हम लोग 2 पैराग्राफ पढ़ चुके थे और कहे थे कि कल तिब्बत में जा कर के पढ़ेंगे, कि तिब्बत से शुरू करेंगे। हाँ चलो। तिब्बत अभी चीन हथियार लिया हुआ है, समझा? चीन का कब्जा है उस पर, पहले ये स्वतंत्र था। तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक लामा तारानाथ के अनुसार नालंदा सारीपुत की जन्मभूमि थी। परीक्षा में तुमको पूछ सकता है कि नालंदा जो है किसकी जन्मभूमि थी? तो लामा तारानाथ के अनुसार किसकी जन्मभूमि थी? सारीपुत की। नालंदा किनकी जन्मभूमि थी? सारीपुत की। समझ गया? इसके अनुसार इतिहास लेखक लामा तारानाथ के अनुसार, इतिहास के लेखक तो यानी बीती हुई जो घटनाएं हैं, जो घटनाएं बीत गई है उसके लेखक। उनका चैत्य अशोक के समय में भी वहाँ था। किनका चैत्य? उनका चैत्य जो है अशोक के समय में भी वहाँ था। चलो। राजा अशोक ने एक मंदिर बनवाकर उसे परिवर्धित किया। ठीक है, राजा अशोक, दुनिया के सबसे महान राजा, महान सम्राट कौन थे? अशोक। पूरी दुनिया पर कब्जा करने वाले भारत के। चलो, तो राजा अशोक ने एक मंदिर बनवाकर, कौन सी बनवाकर? मंदिर बनवाकर उसे परिवर्धित किया। परिवर्धित किया यानी उसमें बदलाव के साथ नहीं, परिवर्धित यानी उसको बढ़ाया। समझ गया? किसने? राजा अशोक ने। ये क्या था? दुनिया के महान राजाओं में से एक था। इसी का जो है अशोक स्तंभ भारत का अति है, राष्ट्रीय प्रतीक। इस प्रकार आज क्या हो रहा है? गलती बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। चलो इधर आते। इस प्रकार यद्यपि नालंदा की प्राचीनता की अनुश्रुति बुद्ध, अशोक दोनों से संबंधित है, किंतु एक प्राणवंत विद्यापीठ के रूप में उसके जीवन का आरंभ लगभग गुप्त काल में हुआ। नालंदा का संबंध क्या है? नालंदा की जो कहानी है, नालंदा की जो बातचीत है, किनसे संबंधित है? बुद्ध से भी है और अशोक से भी है, किंतु एक प्राणवंत यानी प्राणों से युक्त, जीवन से युक्त यानी जीवंत, जो जिंदा हो, जिसमें प्राण हो। तुम लोग क्या कर रहा है? खजूर छीना छीनी कर रहा है शहद तोड़ी के। देखो यही कहता है, बैठल छी पूजा पर मन है। खजूर नहीं है तो वो भी कुछ तो नहीं है, अभी फ़िलहाल रखो, उसको बाद में बांधना होना। चलो अभी पढ़ाई पर ध्यान दो। किंतु एक प्राणवंत, प्राणवंत का अर्थ होता है जिसमें जीवन हो, जिसमें प्राण हो। तो वही ऐसा भी देखो, एगो होता है बंद विद्यालय, क्या होता है? जिसमें प्राण नहीं हो, बंद हो। एगो होता है चलता हुआ, क्या है? और वो भी बहुत अति के साथ, वैभवशाली के साथ, तो उसको कहेंगे प्राणवंत यानी जीवंत। किंतु एक प्राणवंत विद्यापीठ के रूप में, विद्यापीठ का अर्थ हम समझा दिए थे कल, शिक्षा का संस्थान जो होता है उसे कहते हैं विद्यापीठ। तो प्राणवंत विद्यापीठ के रूप में उसके जीवन का आरंभ यानी नालंदा विश्वविद्यालय के जीवन का आरंभ लगभग गुप्त काल में हुआ। किस काल में हुआ? गुप्त एक वंश है, कौन सी है? वंश। इसी के काल में हुआ। काल का मतलब जानता है ना? इसी के समय में, गुप्त वंश के समय में हुआ। तारानाथ ने तो भिक्षु नागार्जुन और आर्यदेव, इन दोनों का संबंध नालंदा से लगाया है और यहाँ तक कि लिखा है कि आचार्य दिंगनाग ने नालंदा में आकर अनेक प्रतिपक्षियों के साथ शास्त्रों का विचार किया था, जिनमें सदुर्जय नाम के एक ब्राह्मण विद्वान अग्रणी थे। तारानाथ ने भिक्षु नागार्जुन, कौन? भिक्षु नागार्जुन यानी जो
भिक्षु हो, यानी भिक्षा मांग करके अपना जीवन क्या करता हो, भिक्षु साधु हो। भिक्षु नागार्जुन और आर्यदेव इन दोनों का संबंध किससे लगाया है, नालंदा से लगाया है। और यहाँ तक लिखा है कि आचार्य दिंगनाग ने कहाँ आकर के, नालंदा में आकर के अनेक प्रतिपक्षियों के साथ, यानी विपक्षी विरोधी है ना, इन सब के साथ क्या है, शास्त्रों का विचार किया था। किनका विचार किया था, शास्त्रों का विचार किया था, जिसमें सदुर्जय नामक, कौन नाम के, सदुर्जय नाम के एक ब्राह्मण जो थे वो क्या थे, अग्रणी थे, यानी सबसे आगे थे। अगुआ जिसको कहा जाता है, अगुवाई करने वाला, किसी चीज़ में आगे रहने वाला। ये हो गया तीसरा पैराग्राफ। चौथा पैराग्राफ करा चौथी सदी में। किस सदी में, चौथी सदी कब से आरंभ होता है, 300 से लेके 399 तक, इसको कहेंगे चौथी सदी। क्या कहेंगे, चौथी सदी। चौथी सदी कहेंगे 300 से लेके 399 तक को। अभी कौन सी सदी चल रही है, 21वीं सदी चल रही है। 2000 से लेकर के 2099 तक को कहेंगे 21वीं सदी, जिसमें अभी चल रहा है 2025। तो जोड़ लो, इनसे कितना 100 बरस होगा लगभग। अभी 2025 चल रहा है ना, हैं 2025 में 399 घटाओ तो 15 में से 9 गया 6, 11 में से 9 गया 2, 9 में से 3 गया 6 और 1। अभी से लगभग 1626 वर्ष पहले, कितना वर्ष पहले की बात कर रहा है। हाँ, अपनी सबके कौन कौन होता, कितना आबादी रहा होती भारत के से हो पता। चौथी सदी में चीनी यात्री, कौन यात्री, चीनी यात्री का मतलब खाए वाला चीनी, हाँ चीन के यात्री। कहाँ के यात्री, जैसे भारत के यात्री के कहेंगे भारतीय यात्री, तो वैसा ही चीन वो क्या है, देश है, भारत का पड़ोसी देश है, ससुरा बड़ा खटवांगर है। हाँ, तो भारत का पड़ोसी देश क्या है, चीन है, और भी है, लेकिन बात यहाँ पर अभी चीन की हो रही है। तो चीन से कौन यात्री आया था, फाहयान। कौन सी आया था, सरिया के देखो रे, तुम लोग गलती पढ़ देता। ये फा है ना, फए में तनका को लगा है य, समझ गया, फए में तनका को क्या लगा है, य, इसका मात्रा ऐसे किया हुआ है। तो सही से पढ़ना ही कौन सी है, फाहयान। ऐसा ही इसमें ह या संयुक्त है, कौन सी है, ह और यह क्या है, सटा हुआ है। तो चीनी यात्री फाहयान कहाँ आए थे, नालंदा में आए थे। कहाँ आए थे, नालंदा में आए थे। कब, चौथी सदी में, यानी 300 से लेकर 399 के बीच में। उन्होंने सारीपुत के जन्म और परिनिर्वाण के स्थान पर निर्मित स्तूप के दर्शन किए। और उन्होंने, कौन, फाहयान ने, सारीपुत के जो जन्म हुआ, जहाँ पर जन्म हुआ था उसका, और जहाँ पर परिनिर्वाण हुआ, कौन सी हुआ, यानी जहाँ पर उसने अपने शरीर का परित्याग किया, यानी जहाँ पर उनका क्या हुआ, अपने प्राण को छोड़ दिया, यानी मर गए, वहाँ पर के स्तूप के क्या किए, वहाँ पर जो स्तूप बना था इनके जन्म स्थान पर, सारीपुत के जन्म स्थान पर। किसके जन्म स्थान पर, सारीपुत कहाँ है, सारीपुत यह है ना, सारीपुत के जन्म स्थान पर, और जहाँ पर इनका प्राण क्या किया, शरीर से निकला, वहाँ पर जो बना हुआ स्तूप है, निर्मित स्तूप यानी बना हुआ स्तूप। स्तूप ऐसा होता है, बुद्ध का स्तूप नहीं देखा रहता है, ऐसा बना हुआ रहता है, चाहे ऐसा रहेगा, हाँ, और मंदिर की तरह होता है। उसी पर बना स्तूप का क्या किया, दर्शन किया। कौन, अभी से 1626 वर्ष वाले चीनी यात्री फाहयान। किंतु नालंदा का विशेष अभ्युदय इसके कुछ समय बाद हुआ। चौथी शताब्दी में ये दर्शन करके गए, लेकिन नालंदा का अभ्युदय, अभ्युदय यानी जन्म, अभ्युदय यानी चाहे नाम, अभ्युदय यानी जन्म चाहे उदय, है ना। नालंदा का अभ्युदय इसके कुछ समय बाद हुआ। किसके कुछ समय बाद, जब चीनी यात्री फाहयान भारत आए उसके कुछ समय बाद। 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन के समय युवान चांग इस देश में आए तो नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था।
कौन सदी में? 7वीं सदी। फिर 7वीं सदी होगा 600 से लेके 699 तक। इसी सदी में कौन आए? युआन चांग। कौन आए? युआन चांग। यो चीनी याद रहिए, नाम से लग रहा है ना, अपने इधर के आदमी का नाम तो युआन चांग होगा नहीं। स्वांग फांग कहाँ का नाम रहता है? चाइना का नाम रहता है, समझे कि नहीं? 7वीं सदी में चाइना से कौन आया? युआन चांग आया 7वीं सदी में। तो जब भी आया था फायान, तो इसका वो अभ्युदय नहीं हुआ था, यानी इसका निर्माण नहीं हुआ था, ये विद्यापीठ नहीं था तब तक। लेकिन इसके जाने के कुछ समय बाद उसका अभ्युदय हुआ। लेकिन 7वीं शताब्दी में कौन आया? कौन आया? युआन चांग। नाम नहीं लिखे, तो युआन चांग आया। कौन आया? युआन चांग। तब नालंदा जो है अपनी उन्नति के शिखर पर था। 300-400 वर्ष में नालंदा क्या था? अपनी उन्नति के शिखर पर, यानी बहुत ज़्यादा विकास कर लिया था, सबसे ऊंचाई को प्राप्त कर लिया था। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय। युआन चांग ने कौन सी? युआन फांग ने, हंसी मजाक न उड़ावे के चाहिए, ये विद्या ग्रहण करे ना बोलूँ कहाँ से अभी पहले। चलो, युआन चांग ने एक जातक की कहानी का हवाला देते हुए, युआन चांग ने किसकी कहानी का हवाला देते हुए? जातक कहते हैं बुद्ध के जो अलग अलग जन्म हुए थे उनकी कहानी, ठीक है, गौतम बुद्ध। युआन चांग ने एक जातक की कहानी का हवाला देते हुए लिखा है कि नालंदा का नाम इसलिए पड़ा था कि यहाँ अपने पूर्व जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्ति न होती थी। न अल दा, कौन सी? न अल दा। जातक की कहानी का हवाला दिया था, किसकी? जातक में क्या है? भगवान बुद्ध के अलग अलग जन्मों की कहानी है। तो वही कहता है, जातक का हवाला देते हुए क्या कहा था युआन चांग ने कि भगवान बुद्ध को जो है ना, अपने पूर्व जन्म में, यानी इनसे पहले जो जन्म लिए थे उस जन्म में भगवान को तृप्ति नहीं मिलती थी, तृप्ति नहीं होती थी। इसी को कहते हैं न अल दा। सच तो यह है कि ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वह सीमा रहित और अनंत होता है। न उसके बांटने वालों को तृप्ति होती है, न उसे लेने वालों। सच क्या है कि ज्ञान के क्षेत्र में, यानी ज्ञान की दिशा में, ज्ञान के संबंध में जो दान दिया जाता है, यानी ज्ञान जो दूसरों को दिया जाता है, चाहे ग्रहण किया जाता है, वह सीमा रहित होता है। क्या होता है? सीमा रहित होती है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं रहती है। सीमा यानी लिमिट। ज्ञान के कोई लिमिट है? तोरा पता हो दुनिया में कितने ज्ञान है? हर चीज़ में ज्ञान है। तोरा बतैले सुने, चुट्टी से लेके वैसी चीज़ों में भी ज्ञान है जो तुम आँखों से नहीं देख पाते हो। जैसे कोरोना वायरस के नाम, चाहे कोई भी वायरस देखा है, आँख से दिखता है, लेकिन उसमें भी प्राण है। विषाणु रहे, चाहे जीवाणु रहे, चाहे जो भी रहे, प्राण है ना। चाहे रोगाणु है, रोग उत्पन्न करने वाले अणु है, जो शरीर में जा कर के क्या कर देता है? रोग उत्पन्न कर देता है। तो उसमें कुछ प्राण होगा तब ना रोग उत्पन्न करता है, जबकि वो आँखों से दिखता है। मैंने चुट्टी तो वही इतना होता तू देखी छे तो वह में प्राण दे दिले, अजय तोरा न देखा जो आँख से वह में प्राण भगवान ध दिले। प्रकृति भगवान प्राण ध दिया है, जिसके कारण शरीर में वो प्रवेश करता है तो शरीर में क्या उत्पन्न कर देता है? रोग, है ना। तो ज्ञान की तुम सीमा कहाँ तक ले जा सकते हो? तुम सोच सकते हो। सूक्ष्म से सूक्ष्म है और अनंत से अनंत है। सर ऊपर उठाओ। ज्ञान क्या है? सूक्ष्म से सूक्ष्म है, यानी इतना पतला है कि तुम इसको देख भी नहीं सकता है, और विशाल से विशाल है। न जीरो है और न इसका कोई अंत है। चलो देखो, तो ज्ञान क्या है? ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है, यानी दूसरों को ज्ञान दिया जाता है, वो क्या होता है? सीमा रहित होता है। कौन सी होता है? यानी इसकी कोई सीमा नहीं होती, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, और अनंत होता है। कैसा होता है? अनंत, यानी इसका कोई भी अंत नहीं है। ज्ञान का कोई भी अंत नहीं है। तुम अपनी पूरी ज़िंदगी भी लगा दोगे तो ज्ञान का कोई अंत नहीं। चाहोगे तो इस ज्ञान को एक बिंदु में समेट सकते हो, और नहीं चाहोगे तो तुम इसको पूरी ज़िंदगी में भी समेट नहीं पाओगे। ज्ञान इतना विशाल है। तो वही कह रहा है, ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वो क्या है? सीमा रहित है और अनंत होता है।
ना उसे बांटने वालों को, ना उसके बांटने वालों को तृप्ति होती है, ना उसे लेने वाले को। और ज्ञान जो बांटता है उसको भी तृप्ति नहीं होती है, और जो ग्रहण करता है उसको भी तृप्ति नहीं होता। बशर्ते तुम लोग ज्ञान ग्रहण नहीं कर रहा है, तुम लोग पढ़ाई को इतना अभी समझा नहीं है कि पढ़ाई वास्तव में क्या है, पढ़ाई तुमको क्या से क्या बना सकता है इसको तुमको अंदाज़ा नहीं है। तब तो जैसे तुमको पता चलेगा वो मिट्टी नहीं है, सोना है, और इतना कीमती है कि इसकी कीमत करोड़ों से भी ज़्यादा है, तब क्या करोगे तुम? अभी दौड़ करके जाओगे, थका रहोगे तैयो दौड़ के जाओगे। लेकिन जब तुमको मालूम ही नहीं रहेगा कि वास्तव में वो क्या है तो जाओगे तुम, हैं? तुमको पता ही नहीं है, तो तुमको भी यही पता नहीं है कि ज्ञान क्या चीज़ है। अगर पता हो जाएगा तो तुम सब कुछ छोड़ करके इस चीज़ के पीछे भागोगे, समझ? और नहीं पता रहेगा तो मिट्टी ढेला एकार बेकार पूरा करकट की तरफ जाओगे, है ना। चलो, तो कै गो पैराग्राफ हो गया? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो पैराग्राफ हो गया, ठीक है। एक और पैराग्राफ का देते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म किनसे हुआ? जनता के उदार दान से। कौन दान से? यानी जो उदारवादी लोग होते हैं, जो लोगों का, अपने देश का, अपने समाज का, दुनिया का जो भला करने वाले लोग होते हैं उसी को कहते हैं उदारवादी। धन से, दौलत से, मेहनत से जो उदारवादी लोग होते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? उदारवादी उदार दान से, जनता के उदार दान। यानी जे जनता जे दान दिलकै ना, दान जानी छी ना, दान दक्षिणा, वही से कथी होली? नालंदा विश्वविद्यालय के कथी भेलै? जन्म हुआ। जैसे मंदिर में दान दिया जाता है तो उनसे किसका निर्माण होता है? मंदिर का। तो विश्वविद्यालय में दान दिया तो किसका निर्माण हुआ? विश्वविद्यालय का। समझ गया? जैसे जनता के दान से बहुत कुछ ना होइ छै, ना मालूम, कोई पूजे होइ छै बड़का। चलो, तो नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ। उदार दान कहने का मतलब ये ना कि 5 रुपया दिली, 5 जगह नाम लिखैली। ये अपनी इच्छा से, मन से, पूरी आत्मा से क्या किया? दान दिया, तब इसका निर्माण हुआ। कहा जाता है कि इसका आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ था, जिन्होंने अपने धन से भूमि खरीदकर बुद्ध को दान में दी थी। कहा जाता है इनका जो है आरंभ, यानी नालंदा विश्वविद्यालय का आरंभ, नालंदा विश्वविद्यालय। आज तो मेहनत का भी पैसा नहीं देता है, ज्ञान के आधार पर देता है गार्जियन, पैसा रखे रहेगा, लेकिन अब उसका जो पुत्र होता है, बेटा बेटी होता है, उस पर भी खर्च नहीं करता। मास्टर क्या स्थिति देखी की कर दिले है? मास्टर खुदे हवा में उधियाए वाला रही कि दूसरे को क्या ताकतवर बनाएगा? बनाएबो करता है तो पूरे अपने जीवन को त्याग कर देता है ना। नहीं, वो में मोल झोल करे लगता, इतना के मीट मछली खा जाए एक दिन में, लेकिन यही ढवा से अपना बेटा बेटी के 1 महीना पढ़ा न सके। समझ रही ना? ऐसा स्थिति है आजकल के। तो जैसी करनी वैसी क्या होता है? भरनी। इधर आ जाओ। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ। कहा जाता है कि इसका आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ था, जिन्होंने अपने धन से भूमि खरीदकर भगवान बुद्ध को दान में दी थी। कहा जाता है इसका आरंभ जो है ना 500 व्यापारी, कौन सा? 500 व्यापारी दान दिया था। कौन सी दिया था? दान दिया था, और दान दे करके भूमि खरीद करके बुद्ध को दिया था। 500 व्यापारी का जो दान खिलाया, चाहे दान दिया 500 व्यापारियों ने, और उस दान से भूमि खरीदा। कौन सी खरीदा? भूमि खरीद करके, और किसको दिए? भगवान बुद्ध को। युवान चांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय का रूप धारण कर चुका था। शुरू में कौन आया था? फयान आया था 4वीं शताब्दी में। उस समय नालंदा का अभ्युदय नहीं हुआ था, निर्माण नहीं हुआ था। लगभग 300-400 वर्ष के बाद आया युवान चांग। उस समय नालंदा अपनी उन्नति के किस पर था? शिखर पर था। वही बात कर रहा है कि युवान चांग के समय में, यानी युवान चांग जब भारत आए उस समय में नालंदा किसका रूप धारण कर चुका था? विश्वविद्यालय का। जहाँ कुछ नहीं था वहाँ कौन सी बन चुका था? विश्वविद्यालय। यहाँ उस समय 6 बड़े विहार थे।
उस समय युआन चांग के समय कै गो बिहार रहलै? 6 गो। बड़का रहलै कि छोटका रहलै है? बड़का था। उस समय कितने बिहार थे? 6 बिहार कहते हैं जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने का स्थान है। बिहार थे 8वीं सदी के यशोवर्मन के 8वीं सदी का। फिर कह रहा है कितनी सदी के? 8वीं सदी फिर शुरू होगा 700 से लेके 799 के बीच में। 8वीं सदी के यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया। 8वीं सदी के जो यशोवर्मन के शिलालेख है, शिलालेख यानी पत्थर बड़का बड़का ना हो छै, ओहि पर लेख लिख देल जाए छै जे वर्षों तक ना मिटा तो खोद खोद के, समझ ले, पत्थर के केना तो सब कभी एना चिन्ह उगाड़ से चिन्ह उगाड़ के ऊपर लिख देले, ठीक हो। तो यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का क्या है? बड़ा भव्य वर्णन किया गया, यानी नालंदा के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी गई है। यहाँ के विहारों की पंक्तियों के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों को छूते थे। यहाँ के जो विहार की पंक्ति थी उसमें ऊंचे ऊंचे शिखर यानी चोटी पर्वत का आकाश में मेघों को छूते थे। आकाश में किसको छूते थे? मेघ जो जाता है बादल, उसको छूता था, इतना ऊंचा इसकी चोटी थी। उनके चारों ओर नीले जल से भरे हुए सरोवर थे जिनमें सुनहरे और लाल कमल तैरते थे। उनके चारों ओर, बिहार के चोटी के चारों ओर क्या थे? जल से भरे हुए सरोवर थे, यानी जल से भरे हुए तालाब थे जिनमें सुनहरे, कौन? सुनहरे यानी बहुत मनभावन है, सोना की तरह है, सुनहरे और लाल कमल तैरते थे। सुनहरे और कैसे कमल तैरते थे? लाल यानी ललका कमल। बीच बीच में सघन आम्र कुंजों की छाया थी, और बीच बीच में कमल के पुष्प जो सुनहरे थे अति में सरोवरों के बीच बीच में सघन यानी बहुत घना आम्र कुंजों की छाया थी। किसकी छाया थी? यानी आम के बगीचों की छाया थी। यहाँ के भवनों के शिल्प और स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता था। और यहाँ के जो भवन थे, भवन यानी स्मारक थे, पढ़ने लिखने वाला छात्रों को रहने वाला, गुरुओं के रहने के लिए ये जो भवन थे, इनके शिल्प यानी बनावट हाथ से बना हुआ था, हाथ से। भवनों के शिल्प और स्थापत्य को देखकर क्या होता था? आश्चर्य होता था कि कैसे ये बनाया होगा, इतना डिजाइन से बनैले रहले। उनमें अनेक प्रकार के अलंकरण और सुंदर मूर्तियाँ थी। और नालंदा विश्वविद्यालय में अनेक प्रकार के क्या थे? सजावट थी। अलंकरण यानी सजावट थी और मूर्तियाँ थी। यूँ तो भारतवर्ष में अनेक संघाराम है। यूँ तो वैसे तो भारतवर्ष में क्या है? अनेक संघाराम है। संघाराम यानी मठ, विहार, समझ गया? संघाराम है, किंतु नालंदा उन सब में अद्वितीय। संघाराम बहुत ही भारत में, लेकिन नालंदा जो इस सब में कथी अद्वितीय है, यानी एकरा जैसन कोई, किसके जैसा? नालंदा में जो संघाराम है उसके जैसा। चीनी यात्री इत्सिंग के समय इस विहार में 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। चीनी यात्री, फिर कै गो चीनी यात्री? एगो फाह्यान, युआन चांग और इत्सिंग। तो चीनी यात्री इत्सिंग के समय इस विहार में, किस विहार में? जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने का स्थान हो, इस विहार में 300 बड़े कमरे, कितना कमरा? 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। कितने मंडप थे? जितना कमरा रही बड़का बड़का मंडप, उतना अभी के भी विश्वविद्यालय में न रही छै। अभी से तो कितना बरस पहले के बात तोरा कर रहा हूँ? 1600-1700 बरस पहले के बात कर रहा हूँ, 1600 बरस पहले के। ओइस 8 मंडप और 300 कमरा, इतना दुनिया के सबसे, अगर नालंदा विश्वविद्यालय अभी रहती न, एकरा बर्बाद न कल गई अगर अभी रहती, एक बर्बाद न कर गई थी, जलायल न गई थी, तो दुनिया अभी बहुत अगाड़ी रहती है। कितना कैमरा रहा? कमरा 300 बड़का, यो छोट मोट ना, पढ़े लिखे के लिए, ज्ञान साधना के लिए। यहाँ पर ज्ञान की तपस्या होती थी, साधना होती थी, है ना। अभियो के विश्वविद्यालय में उतना ही 50 कैमरा शायद न रही, तो रहबो करते तो अपरा खपरा तपरा वाला
जे खुदे विकास के लिए मुँह देखी विश्वविद्यालय कथी अभियो के विश्वविद्यालय में इतना है जितना 1600 बरस पहले जो रही कितना विकास रही ऐसा इतना 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 ज्ञान रही में तो सोच न सक शरीर के केहनो रोग ठीक कर सकते लोग कुछ भी बहुत बड़का विशाल केंद्र रही तब ना यहाँ कहाँ से पढ़े तेरे विद्यार्थी हाँ शिक्षा ग्रहण करे के लिए अभी तो ससुरा गाँव में कोनो बढ़िया जगह रही तो ना जाए खोज के जाए जहाँ पर एकर हिनाई ओकर हिनाई एकर टांग खिंचाई ओकर टांग खिंचाई लड़ाई झगड़ा रात भर डीजे बजाएंगे मार होई केरा के थम से ऐसा वाला में जाए ना जाता है कि नहीं जाता है जो लोग उस विद्यार्थी का क्या विकास होगा उसके दिमाग में क्या जाएगा है तब तो पढ़ लिख के लायक होके ना लायक होके निकले एना शर्ट के कलर खोल के बता भी अभी के ज़माना ऐसा आ गई। खैर चलो शुरू करते हैं। पुरातत्व विभाग की खुदाई में यानी पुरातत्व विभाग कौन विभाग जैसे कर्मचारी ऑफिस में है तो सब विभाग अलग अलग रहे छे तो भारत में भी कौन है पुरातत्व विभाग है कौन विभाग है पुरातत्व विभाग यानी धरती के खोज करके मिट्टी के खोज करके पहले के जो जीवन यापन थे लोगों की संस्कृति से सभ्यता थी यानी पहिलका लोगों के जीवन के बारे में चाहे इतिहास में जो दब गया है पृथ्वी के नीचे उसके बारे में खोद करके जानकारी हासिल करना वो कौन विभाग का काम है पुरातत्व विभाग। तो भारत की जो पुरातत्व विभाग है उसकी खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष यहाँ प्राप्त हुए उनमें इन वर्णनों की सच्चाई प्रकट होती है। ये जो बात लिखा है कौन ये जो बात लिखा गया है नालंदा के बारे में शिलालेख पर किसके शिलालेख पर यशोवर्मन के शिलालेख पर उसका पूरा साक्ष्य मिलता है पुरातत्व विभाग की खुदाई से जिनमें क्या है वैसा अनेक अवशेष प्राप्त हो अवशेष यानी जिसका खंडहर हो जिसका सबूत हो जो नष्ट हो चुका हो उसके अवशेष से प्राप्त हुए हैं इनसे यानी उनसे इन वर्णनों की सच्चाई प्रकट होती है यानी जो अवशेष प्राप्त हुए हैं इनसे क्या है शिलालेख पर जो लिखा गया है किसके समय वह यशोवर्मन द्वारा उनकी सच्चाई क्या होती है प्रकट होती है। जैसे कोई तोरा बतातू कि नालंदा विश्वविद्यालय एक समय ऐसा रही दुनिया में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय रही ज्ञान साधना के केंद्र रही ठीक है तो तू कभी अभी वैसा हैबे न करे पहले कहाँ से ऐसा होते तो तोरा विश्वास के लिए हमेशा आदमी कथी करित रहे सबूत मांगित रहे तो वह सबूत के तौर पर अवशेष अभी मिल रहा है केकरा खुदाई से पुरातत्व विभाग की खुदाई से। जैसे यहाँ पर भी मिट्टी खोज करके देखोगे इसी एरिया के अगल बगल में तो अभी से कुछ समय पहले के लोगों का जो बर्तन था वो तुमको मिलेगा कतरी मिलेगा जिसमें दही पौड़ते थे करियकवा जो हंडी होती बहुत मिट्टी कौन मिट्टी होती पता ना बड़ा मजबूत रहती टन टन बोलती एकदम जिसमें अचार तचार कुछ रखते घर में घैला ऐसा करियकवा रहा वो सब अभियो तोरा मिलतू जो धरती के तरी में कथी होलो थे गरा उरा गलो तो कहला कि अभी के आदमी ओकर प्रयोग अब न कर रहे अब स्टील के बर्तन का प्रयोग करता है ना मिट्टी के अनेक प्रकार के बर्तन खिलौना तुमको मिल सकता है अगर अभी भी इस जगह की खुदाई हो तो अभी उतना इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर नहीं मिलेगा लेकिन कुछ वक्त पहले के जो लोग थे उनके बारे में तुमको जानकारी मिलेगा है ना। हो सके अभी चूल्ही के तो समय खत्म हो जाता है वाला समय में धरती के तरी में चूल्ही के तो अवशेष ना में दिखला कि मिट्टी के ही लेकिन अगर एक शेप बचल रहते तो आगे आए वाला समय के आदमी देखते अरे ये कथी बनल है तो फिर अभी जो जानी है अपनी सबके में दे नॉर्मल चीज़ें में तो लकड़ी जोड़ के खाना बनावे छी अपनी सब देख ले तब ना उस समय के आदमी ना देख लेती तो कथी कहती पता लगता खोजबीन करती एक देखी है कथी जैसे ईंटा जो अभी ना बनल है हड़प्पा सभ्यता के ही समय से ही समझ ले। चलो इसको ख़त्म करते हैं यहीं पर मिलते हैं फिर अगले दिन।